मैं धर्मेंद्र आज आपको इतिहास विषय में सिकंदर के आक्रमण के बारे में भारतीय संदर्भ में जानकारी दूंगा और इसका क्या प्रभाव पड़ा, कितना प्रभाव पड़ा, इस संदर्भ में हम देखेंगे। सिकंदर जो मकदूनिया का शासक था, इसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। माता कौन थी? माता ओलंपियास थी। इसका नाम आते ही विश्व विजेता आता है इसके नाम के साथ। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है, महान बोला जाता है, विश्व विजेता बोला जाता है। एक ऐसा शासक जिसने कम उम्र में ही क्या कर लिया था, बहुत विश्व के एक बड़े भूभाग पर अधिकार क्षेत्र जमा लिया था। इसके नाम के साथ जो विश्व विजेता आता है, इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व विजेता क्यों कहा जाता है। हालांकि सबको पता है कि विश्व जो है, इसने पूरे विश्व की विजय नहीं की थी, लेकिन फिर भी इसके नाम के साथ विश्व विजेता लगा है, क्योंकि जो ये मकदूनिया का, जहां मकदूनिया यानी कि मैसेडोनिया का ये शासक था, जिसे राजा फिलिप से उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था, फिलिप द्वितीय से उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था, उससे 40 गुना बड़े क्षेत्र, यानी कि उससे 40 गुना बड़े क्षेत्र ईरान की इसने विजय की थी। ईरान की विजय के साथ साथ जो फारस था, फारस यानी कि फारस ईरान हो गया, फिर आपका इराक हो गया, फिर भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के साथ ही कई क्षेत्रों को जीत लिया था। मतलब कहने का यह है कि ग्रीक में जो उस समय जितने ज्ञात स्थल थे, यूनान में जितने ज्ञात स्थल थे, उन सारे क्षेत्रों को जीत लिया। यानी कि उस संदर्भ में, ग्रीक के संदर्भ में जो विश्व आता था, उसका ये विजेता था, इसीलिए इसे विश्व विजेता बोला जाता है। यानी कि जितने भी ज्ञात भूमि थी, उन सभी क्षेत्रों को ये जीत लिया था। अब ये सवाल है कि ये अलग रिसर्च का विषय है कि क्या और क्षेत्र अगर सिकंदर को ज्ञात थे तो क्या उन क्षेत्रों को भी जीतने की कोशिश करता। हालांकि उसका जो लाइफ स्पेन है, जीवन काल है, उतना नहीं रह पाया अनफॉर्चुनेटली, अन्यथा और बड़े क्षेत्र को हम जरूर देख पाते। सिकंदर के पिताजी का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय था। माता कौन थी? ओलंपियास थी। सिकंदर जो शुरू से बचपन से ही क्या था, अपने माँ के मुंह से साइरस का नाम, डेरियस का नाम, उसकी बहादुरी के चर्चे को सुनता आया था। तो बचपन से ही इसमें जो ख्वाहिश जगी थी, क्या एक बड़े भूभाग को विश्व विजेता बनने की, वो उसके माँ के द्वारा ही मिली थी। और इसके जो गुरु थे अरस्तु, अरस्तु के बारे में सबको पता है कि अरस्तु जो क्या है, यूनान के महान दार्शनिक, कई विषयों के ज्ञाता। तो इसके द्वारा शिष्यत्व मिला था, यानी कि शिष्य था सिकंदर। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि सिकंदर एक बहादुर सेना नायक के साथ साथ बुद्धि में और चातुर्य में भी उसका उस समय कोई सानी नहीं था, यानी कि बहुत ही बुद्धिमान था। उसे विद्वानों की संगति पसंद थी। ईरान की विजय जीतने के बाद ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस को, यानी कि 331 ईसा पूर्व में, 331 और 30 ईसा पूर्व में क्या कर लिया था, इसने विजय कर लिया था, पूरे ईरान को जीत लिया था। और उसकी राजधानी पर्सिपोलिस को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। ईरान की राजधानी जो थी पर्सिपोलिस, उसको ध्वस्त कर दिया और पूरी तरह से इस पर कब्जा कर लिया। ठीक इसके 5 साल बाद, यानी कि 326 ईसा पूर्व में इसने क्या किया, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया। भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, इस पर इसने क्या किया था, आक्रमण किया था सिकंदर ने। कहा जाता है कि सिकंदर को आमंत्रण देने वाले कौन थे? एक राजा का नाम आता है सिकंदर को जिसने आमंत्रण दिया था, आम्भी का नाम आता है। राजा आम्भी कहाँ का शासक था? राजा आम्भी
सिंधु और झेलम के बीच, सिंधु और झेलम के बीच का शासक था, सिंधु और झेलम के बीच का शासक था आम्भी। इसने क्या किया था, सिकंदर को आक्रमण के लिए आमंत्रण दिया था भारत के परिक्षेत्र में। इसके साथ एक और नाम आता है शशिगुप्त, शशिगुप्त भी एक नाम आता है, इसने भी आमंत्रण दिया था। शशिगुप्त कहाँ का शासक था, शशिगुप्त जो शासक था ये आपका हिंदुकुश क्षेत्र का, हिंदुकुश क्षेत्र का शासक था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, आमंत्रण किया था। तो फलस्वरूप ईरान को जीतने के बाद 326 ईसा पूर्व में इसने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर सिकंदर ने आक्रमण किया। ये आक्रमण ईरान से होते हुए, ठीक है, ईरान सिंधु खैबर दर्रे से यानी कि खैबर पास से क्या किया था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने आक्रमण करते हैं कि जैसा इन्होंने आमंत्रण दिया था, शशिगुप्त ने, आम्भी ने इसकी अधीनता स्वतः ही स्वीकार कर ली। इसके अलावा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में 30 जनजातियां यानी कि कबीलाई प्रदेश थे, 30 कबीलाई प्रदेश थे, छोटे छोटे कबीलाई प्रदेश थे 30 कबीलाई प्रदेश, जिसे आप 30 छोटे छोटे राज्य कहते हैं। तो इस 30 कबीलाई प्रदेश में बहुत कबीलाई जो थे प्रदेश थे, सिकंदर की सेना का बहुत ही बहादुरता से यानी कि बहुत ही सफल प्रत्युत्तर दिया था। और कुछ कबीलाई जो क्षेत्र थे, शशिगुप्त यानी कि और आम्भी की तरह उन्होंने स्वतः ही इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। बाकी जो प्रदेश थे बहुत ही संघर्ष प्रत्युत्तर दिया था, किसको, सिकंदर को। तो उसमें जो बहादुरी से लड़े थे उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो राजा पौरस का नाम आता है, पौरस का नाम आता है। पौरस कहाँ के शासक थे, निचली सिंधु और चेनाब के यानी कि निचली सिंधु क्षेत्र और चेनाब के बीच के शासक थे पौरस। पौरस ने बहुत ही बहादुरी से सिकंदर की सेना का आक्रमण किया। तो सिकंदर इसकी बहादुरी से बहुत ही प्रसन्न हुआ था। क्योंकि वो बहादुर था तो वो रिस्पेक्ट भी करता था बहादुर का। तो इसने क्या किया, पौरस की बहादुरी से प्रसन्न होकर इसके जीते हुए क्षेत्रों को न सिर्फ लौटाया बल्कि बढ़ा भी दिया, ज्यादा करके बढ़ा दिया, ठीक है। फिर एक और जनजाति थी, निशा जनजाति, जो स्वतः ही क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। बाकी जो थे 30 छोटे छोटे, सब पर सिकंदर एक एक करके बारी बारी से विजय पाता गया, ठीक है ना। पौरस के अलावा जो सबसे ज्यादा बहादुरी से लड़ा था, एक राजा का नाम आता है अभिशार, एक राजा का नाम आता है अभिशार। अभिशार ने भी सिकंदर का सफल प्रत्युत्तर दिया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 326 ईसा पूर्व में आया और जब सिकंदर की सेना ब्यास के मुहाने तक पहुंची, ब्यास नदी के मुहाने तक पहुंची, तो उसके आगे बढ़ने से सिकंदर की सेना ने क्या कर दिया, साफ इनकार कर दिया। कहा कि हम इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कारण, कई सारे कारण थे। कारण ये थे कि सिकंदर जो 331 में ईरान पर आक्रमण किया था और जीता था, तब से उसकी सेना अपने मूल जो देश मैसेडोनिया से थी उससे काफी समय से बाहर थी, यानी कि लगातार 6-7 सालों से बाहर थी। तब उनके मन में ये भाव आ चुका था कि अब आगे नहीं बढ़ना है। कहा जाता है कि ये भी मिलती है जानकारी कि भले सिकंदर ने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया है, लेकिन भारत के मध्य में यानी कि मगध पर जिस वंश का शासक था, उस वंश का राजा घनानंद था, जो बहुत ही ताकतवर था और उसके पास बहुत ही विशाल सेना थी। ये जानकारी मिल चुकी थी किसको, सिकंदर के सेना को। तो ये भयभीत हो गए थे
और एक चीज जो नवीन चीज देखा था, सिकंदर ने भले ही 30 कबीलाई प्रदेशों को जीता था, लेकिन ये सभी प्रदेश बहुत ही छोटे छोटे थे, फिर भी उसको कठिन संघर्ष करना पड़ा था। और यहाँ पर उसकी सेना ने एक यूनिक चीज देखी थी, क्या कि भारतीय सैनिक जो हैं हाथियों के द्वारा, यानी कि युद्ध में हाथियों का प्रयोग कर रहे हैं, जो काफी मात्रा में युद्ध में क्या कर रहे हैं, विरोधी सेना का विध्वंस कर रहे हैं। तो ये उनके लिए अनकंफर्टेबल वाली स्थिति थी, यानी कि वो हाथी से कंफर्ट फील नहीं कर पाते थे। और एक चीज और कहा जाता है कि जो चुनाव किया गया था, सिकंदर जो आया था, मतलब व्यास नदी के मुहाने पर पहुंचे थे, तो बारिश का समय था और भारत को नदियों का देश बोला जाता था। सिकंदर की सेना एक नदी पार करती, युद्ध करती, फिर दूसरी नदी पार करती, युद्ध करती, यानी कि सिकंदर की जो सेना थी बुरी तरह थक चुकी थी और आगे वो घनानंद की सेना से संघर्ष करने की स्थिति में नहीं थे। तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। सिकंदर ने वक्तव्य भी दिया, क्या कि एक सिकंदर जो विश्व में कहीं नहीं हारा, आज अपनी सेना से क्या हो गया है, खुद हार गया है। अतः सिकंदर जब सेना नहीं युद्ध करेगा तो सिकंदर कैसे युद्ध करेगी। तो सिकंदर ने हार मानकर यहीं से लौटने का फैसला कर लिया, यानी कि 19 महीने के बाद। यानी कि सिकंदर भारत में कितने दिन रहा, 19 महीने रहा। सिकंदर भारत में कितने दिन रहा, 19 महीने रहा। सिकंदर भारत में कितने दिन रहा, 19 महीने रहा। और 19 महीने के बाद क्या हो गया, लौटने का फैसला कर लिया। तो उसने अपनी सेना को 2 भाग से, एक भाग जो है स्थल मार्ग से और एक भाग स्थल मार्ग से और एक भाग जो है समुद्री भाग से उसने लौटाने का फैसला कर लिया। और यहीं पर जब लौटाया तो व्यास नदी के मुहाने पर, व्यास नदी के तट पर ही उसने 2 शहर निकैया और बहुकेफला उसके घोड़े का नाम था, जो संघर्ष में मारा गया था, इन छोटे छोटे राज्यों के संघर्ष में मारा गया था। तो वहीं पर 2 घोड़े के याद में, और निकैया निकैया का मतलब होता है जीत का शहर, निकैया मतलब होता है जीत का शहर। 2 शहरों की स्थापना किया और वहीं से लौटा। और 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। 323 ईसा पूर्व। कहा जाता है कि इन्हीं संघर्षों में क्या हुआ था, उसको एक तीर लगा था जिससे वो नासूर हो गया, नासूर यानी कि कैंसर हो गया, जिसके कारण वो मर गया। ये भी कहा जाता है कि टाइफाइड यानी कि ज्वर से भी इसकी मृत्यु हो गई थी। कारण जो भी हो, 3 साल बाद यानी कि मात्र 2 साल के अंतराल के बाद 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और इसकी पत्नी जब ये युद्ध किया, ईरान के बड़े क्षेत्र को जीत चुका था, तो वहां की जनता को अपने पाले में करने के लिए क्या किया था, ईरान की रुखसाना से इसने क्या किया था, शादी किया था। यानी कि रुखसाना जो थी इसकी पत्नी थी, माता ओलंपियास थी सिकंदर। और सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या रहा, सिकंदर के आक्रमण, जब सिकंदर लौटा तो अपने जीते हुए भाग को 6 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, 6 भागों में बांट दिया। 3 भाग जो थे, एक भाग पौरस को दिया था, एक भाग अभिशार को दिया था, और एक भाग जो दिया था, किसको दिया था, आम्बिक को दिया था। 6 भागों में एक भाग पौरस को, एक भाग अभिशार को और एक भाग आम्बिक को देकर, और बाकी के 3 भाग यूनानी राजदूतों को सौंप दिया और वो चला गया वापस। अब सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या रहा, कहा जाता है कि मात्र 19 महीने ही रहा, तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। विसेंट स्मिथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह लौट गया। लेकिन वो स्वीकार करते हैं कि ये जो सिकंदर का जो आक्रमण था, भारत में युगांतकारी घटना थी, जिसने प्रभाव डाला। क्या प्रभाव डाला, सबसे पहले तो भारत को अपनी कमजोरी का पता चल गया कि भले आप एक ताकतवर साम्राज्य बीच में भले हो, मगध जैसा ताकतवर हो, लेकिन एक देश की सीमा को बाउंड करना यानी कि उसको बांधना जरूरी है, अन्यथा ऐसे ही आक्रमण बार बार होते रहेंगे।
तो सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप ही हमें चंद्रगुप्त दिखाई देता है, जो इस कमी को क्या किया, ओवरलैप किया, पूरा किया सिकंदर। इतिहास में सिकंदर के आक्रमण के साथ ही कई सारे यूनानी जो इतिहासकार हैं वो क्या करते हैं, भारत के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी देते हैं। इसके पूर्व हम सिर्फ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पुराण पर ही आश्रित थे, लेकिन सिकंदर के आक्रमण के साथ ही भारत में यूनानी स्रोत भी एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, जिससे भारत के संदर्भ में जानकारी मिलती है और इतिहास की सीक्वेंस यानी कि क्रम से जानकारी मिलती है। आसानी से पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त कब राजा बना, बहुत आसानी से हम बता देते हैं। बिंदुसार कब बना, अशोक कब बना, लेकिन उसके पहले के राजाओं के बारे में, तिथि क्रम के बारे में पूछ दिया जाता है तो आसानी से नहीं बता पाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के साथ ही जो तिथि है वो सीक्वेंस हो जाती है और सभी राजाओं का क्रम, चाहे मौर्य काल हो, मौर्योत्तर काल हो, चाहे गुप्त काल हो, आसानी से हम बता देते हैं। ठीक है ना। इतिहास की भी प्रचुर सामग्री हो जाती है। इसके बाद जो है, जो ज्योतिष के 5 सिद्धांत हैं भारतीय, कौन कौन, सौर, पैतामह, वशिष्ठ, सौर, पैतामह, वशिष्ठ, रोमक और पॉलिश। रोमक और पॉलिश, तो जिसमें से रोमक और पॉलिश 3 भारतीय हैं, सौर, पैतामह और वशिष्ठ। और रोमक और पॉलिश कहाँ के सिद्धांत हैं, यूनान के हैं, रोम के हैं। तो किससे मिले हमको, यूनानियों से मिले। तमाम सारे जो दार्शनिक सिद्धांत थे यूनानियों से मिले। और अरस्तु का नाम आता है जो सिकंदर का गुरु था, हेरोडोटस का नाम आता है, तमाम इतिहासकार हैं। सिकंदर के आक्रमण की जानकारी कौन देता है, एरियन देता है, ध्यान दीजिएगा, एरियन। सिकंदर के आक्रमण की जानकारी कौन देता है, एरियन देता है। एरियन ने एनाबोलिश, एरियन ने कौन सी बुक लिखी थी, एनाबोलिश, एनाबोलिश बुक लिखी थी, जिसमें इसके जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो स्थल मार्ग हैं, सिकंदर जिस मार्ग से आया था, यानी कि ग्रीक से लेकर भारत तक स्थल मार्ग की जानकारी हो गई। फिर सिकंदर ने क्या किया था, जल मार्ग के द्वारा भी अपनी सेना को भेजा था, यानी कि जल मार्ग की भी जानकारी हो गई भारत को, यानी कि आसानी से व्यापार मार्ग, व्यापारिक मार्गों की जानकारी हो गई। शब्द मिलता है यवनप्री। यवनप्री क्या है, गोल मिर्च है, यानी कि गोल मिर्च जो है इंडिया का यूनान में किससे फेमस है, यवनप्री के नाम से फेमस है। यवनिका, यवनिका यानी कि पर्दा, जब नाटक होता था, पर्दा जब गिरता था उसको यवनिका बोला जाता था। कहाँ से मिलता है यवनिका, यवन से आया। यानी कि कई सारे जो प्रभाव हैं हमको यूनान के वजह से देखने को मिलते हैं। तो यही क्या है, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव है। उम्मीद है सबको आसानी से समझ में आया होगा। और सिकंदर के आक्रमण के बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, जिसमें चंद्रगुप्त को, बिंदुसार को, अशोक को और तमाम सारी चीजों को पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।